हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। रीबर्थ ऑफ प्रिंसेस सीजन 3 पार्ट 7 चैप्टर 61 आभा का अपहरण। महल के मुख्य द्वार पर अर्कस एक शांत और गंभीर मुद्रा में खड़ा था। वह अकेला आया था, उसके पास कोई हथियार नहीं था और उसके चेहरे पर थकावट के स्पष्ट निशान थे। उसकी उपस्थिति ने सैनिकों को सतर्क कर दिया, लेकिन उसने किसी हिंसा का संकेत नहीं दिया। नंदिनी जब मुख्य द्वार पर पहुंची तो उसके मन में हजारों सवाल थे। मानिक ने उसे रोका और कहा, नंदिनी सावधान रहना, ये चाल भी हो सकती है। मैं तुम्हारे साथ हूं। नंदिनी ने धीमी लेकिन सशक्त आवाज में पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? अर्कस ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम अर्कस है। मुझे पता है कि तुम मुझे दुश्मन मानती हो और तुम्हारा मानना सही है। मैंने पहले तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। मैं यहां तुम्हारी मदद करने आया हूं। मदद? नंदिनी ने सख्ती से कहा। तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे जैसे गद्दार पर भरोसा करेंगे? अर्कस ने अपनी हथेलियां ऊपर उठाकर कहा, मुझे पता है कि मुझ पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन मुझे सुनो। मैं वही व्यक्ति हूं जिसने अलेक्जेंडर को तुम्हारे खिलाफ भेजा था। मैंने ही महल में गुप्तचरों को तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखने का आदेश दिया था। लेकिन अब वह शक्ति जिसने मुझे इस्तेमाल किया मुझे खत्म करना चाहती है। मैं यहां अपनी जान बचाने और तुम्हें सचेत करने आया हूं। मानिक ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम इन बातों से हमें बेवकूफ बना सकते हो? ये भी तुम्हारी कोई साजिश हो सकती है। अर्कस ने जवाब दिया, अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो मैं अकेला और निहत्था यहां नहीं आता। मेरे पास समय कम है। वह शक्ति जिसे तुम तलाश रहे हो तुम्हारे महल के अंदर अब भी मौजूद है। वह केवल तुम्हारे राज्य को नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी को निशाना बना रही है। ये सुनकर नंदिनी का चेहरा सख्त हो गया। कौन है वह शक्ति और वह मेरी बेटी को क्यों निशाना बना रही है? अर्कस ने कहा, उस शक्ति का नाम द परछाई है। यह एक गुप्त आदमी है जिसके पास बहुत लोग हैं जो उसके बोलने पे उसके लिए काम कर सकते हैं, और वो सब लोग तुम्हें अपना दुश्मन मानते हैं। तुम उनकी सबसे बड़ी बाधा हो और अब तुम्हारी बेटी को तुमसे अलग करके वे तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं। मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं उनके निशाने पर हूं। नंदिनी ने गंभीरता से पूछा, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि यह सच है? अर्कस ने अपनी जेब से कुछ पत्र निकाले और कहा, ये पत्र मैंने उनके लिए काम करते समय लिखे थे। इन पत्रों में उनके गुप्त ठिकानों और योजनाओं का जिक्र है। नंदिनी और मानिक ने पत्रों को ध्यान से पढ़ा। उनमें से एक पत्र में महल के भीतर एक आगामी हमले का जिक्र था। ये हमला आभा के नाम पर केंद्रित था। नंदिनी ने कड़ा फैसला लिया। तुम्हें महल के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन तुम्हारी दी गई जानकारी का हम सत्यापन करेंगे। अगर यह सच निकला तो तुम्हें जीवित रहने का एक मौका मिलेगा, लेकिन अगर यह झूठ हुआ तो तुम्हें उसी समय सजा दी जाएगी। अर्कस ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, मुझे तुम्हारे नियम मंजूर हैं, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास समय बहुत कम है। परछाई का अगला हमला जल्द ही होगा। महल के रक्षकों को सतर्क कर दिया गया। मानिक ने तुरंत पत्रों की जानकारी शिवानी और समर्थ को दी। गुप्तचरों को परछाई के बारे में जांच के लिए भेजा गया, लेकिन नंदिनी का मन अब भी अशांत था। क्या अर्कस पर भरोसा करना सही होगा? उसने अपनी बेटी आभा को गोद में लिया और खुद से वादा किया, तुम्हारी रक्षा के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये छुपा हुआ आदमी कौन है और वो भोजनालय वाला आदमी कौन है? कोई मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अगर वो शिवाय के राजपरिवार से नहीं है तो? या उनका कोई रिश्ता जो अभी जिंदा बचा हो? पार्थ का कोई रिश्तेदार भी नहीं है अब। इसके बाद कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन अर्कस अचानक उसके कमरे से गायब होता है, क्योंकि सबको धीरे से पता लगने लगा था कि वो जो कुछ भी उसने बोला गलत था और अब सब उसे ढूंढ रहे हैं, नंदिनी और मानिक भी। आभा कमरे में अकेले थी क्योंकि उसका ध्यान रखने वाली सेविका उसका दूध लेने गई थी। दूसरी तरफ नंदिनी को अर्कस के कमरे में एक पत्र मिलता है। कहाँ लिखा होता है कि दुश्मन पे भरोसा बेवकूफ करने हैं। राजकुमारी नंदिनी, जाओ, आपकी सबसे प्यारी चीज आपके दुश्मनों ने छीन ली। नंदिनी घबरा जाती है। अजब कमरे के देखती है तो आभा वहां नहीं होती। नंदिनी के हाथों से पत्र गिर गया।
उसकी आंखों में भय और चिंता का सागर उमड़ने लगा। उसने तुरंत महल के हर कोने को गूंज जाने वाली आवाज में चिल्लाया, आभा। मानिक भी नंदिनी की आवाज सुनकर दौड़ा चला आया। वह जैसे ही कमरे में पहुंचा और आभा को गायब देखा, उसकी आंखों में गुस्से और चिंता का तूफान उमड़ पड़ा। ये कैसे हो सकता है? मानिक ने सेविका को ढूंढने का आदेश दिया और बाकी रक्षकों को महल के हर कोने की तलाशी लेने को कहा। पूरे महल में खलबली मच गई। हर सैनिक, सेवक और अधिकारी को आदेश दिया गया कि आभा को ढूंढने में अपनी पूरी ताकत लगा दे। सेविका जो दूध लेने गई थी वापस आ चुकी थी और रो रो कर माफी मांग रही थी। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, मैं बस पल भर के लिए गई थी। नंदिनी ने अपने आंसुओं को रोकते हुए और खुद को संभालते हुए कहा, ये समय दोष देने का नहीं है। हमें पता लगाना होगा कि आभा कहाँ है। मानिक ने नंदिनी के हाथ से पत्र लिया और उसे ध्यान से पढ़ा। दुश्मन पर भरोसा मूर्खता है राजकुमारी नंदिनी। जाओ, तुम्हारी सबसे प्यारी चीज तुम्हारे दुश्मनों ने छीन ली है। ये सब अर्कस का खेल है, मानिक ने दांत भींचते हुए कहा। उसने हमें धोखा दिया है। हमें उसी से शुरुआत करनी होगी। नंदिनी और मानिक ने सैनिकों के साथ महल के गुप्त मार्गों की तलाशी शुरू की। कुछ ही देर में उन्हें आभा के पालने के पास एक छोटा खिलौना मिला, जो स्पष्ट रूप से संकेत था कि आभा को महल से ही बाहर ले जाया गया है। ये वही खिलौना है जिसे मैंने आभा के साथ रखा था, नंदिनी ने पहचानते हुए कहा। इसका मतलब है कि वे इसे छोड़कर हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मानिक ने गंभीर स्वर में कहा। तलाशी के दौरान एक गुप्त रक्षक ने खबर दी कि महल के पिछले द्वार के पास किसी ने कुछ संदिग्ध गतिविधि देखी थी। वहां से दुश्मन ने आभा को बाहर निकाला होगा, मानिक ने अनुमान लगाया। अब यह स्पष्ट था कि आभा को दुश्मन के छिपने की जगह पर ले जाया गया है। नंदिनी और मानिक ने अपने भरोसेमंद सैनिकों की एक टीम तैयार की और गुप्त मार्गों और जंगल के रास्तों पर तेजी से खोज शुरू की। हम अपनी बेटी को किसी भी हालत में वापस लाएंगे, नंदिनी ने खुद से वादा किया। कुछ घंटों की तलाश के बाद एक सैनिक ने जानकारी दी कि अर्कस को महल के बाहर एक परित्यक्त किले में देखा गया है। ये वही जगह थी जहां नंदिनी और मानिक को लगता था कि दुश्मन अपनी साजिशें रच रहा है। हमें तुरंत वहां जाना होगा, मानिक ने कहा। आभा को बचाने का यही आखिरी मौका हो सकता है, नंदिनी ने सहमति जताई। नंदिनी और मानिक अपनी सेना के साथ उस किले में पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि अर्कस और उसके साथी नन्ही आभा को एक गहरी खाई के पास लेकर खड़े थे। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये बच्ची खाई में गिर जाएगी, अर्कस ने चेतावनी दी। नंदिनी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा। अर्कस, तुमने जो चाहा वह तुम्हें नहीं मिलेगा। आभा को छोड़ दो। तुम मुझसे जो चाहते हो मैं देने को तैयार हूं, नंदिनी ने शांत स्वर में कहा। मानिक ने अर्कस का ध्यान भटकाने के लिए अपनी तलवार निकाली और उसे धमकी देने लगा। जैसे ही अर्कस का ध्यान बंटा, नंदिनी ने तेजी से आभा की ओर दौड़ लगाई। नंदिनी ने अपनी बेटी को खाई के किनारे से खींच लिया और उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। मानिक और सैनिकों ने तुरंत अर्कस और उसके साथियों को घेर लिया। अर्कस और उसके सभी साथियों को बंदी बना लिया गया। सम्राट ने आदेश दिया कि उन्हें राज्यद्रोह और राजकुमारी आभा की जान को खतरे में डालने के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नंदिनी ने आभा को अपने पास कसकर पकड़े हुए कहा, अब कोई भी खतरा तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम्हारी माँ और पिता हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। मानिक ने नंदिनी और आभा को गले लगाया और कहा, हमने ये लड़ाई जीत ली है, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। महल में आभा की सुरक्षित वापसी के बाद एक बार फिर खुशी का माहौल लौट आया। लेकिन नंदिनी और मानिक ने समझ लिया था कि साजिशें खत्म नहीं हुई हैं। अब उनका हर कदम सतर्कता और समझदारी से भरा होगा। 5 महीने बाद नंदिनी को वह पत्र मिलने बंद नहीं हुए थे, लेकिन कोई हमला या साजिश नहीं हुई। आज वो मानिक और आभा के साथ बाहर भोजन करने जा रही थी। खाना स्वादिष्ट था और मानिक और नंदिनी ने पूरा खटक खत्म कर दिया। वह वहां से निकल के रथ में बैठे ही थे, कैसे ही उनके सिर घूमने लगा और थोड़ी देर में घबरा कर वही बेहोश हो गए और 2 आदमियों ने आकर आभा को नंदिनी के हाथों से छीन लिया और अपने साथ ले गए। नंदिनी, मानिक और सभी सैनिकों रथ में बेहोश पड़े हुए थे।
घने जंगल के सन्नाटे में रथ के पास सब कुछ शांत था। नंदिनी, मानिक और सैनिक बेहोशी में पड़े थे। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाले सभी लोग बिना किसी चेतावनी के इस अप्रत्याशित घटना का शिकार हो चुके थे। दो नकाबपोश आदमियों ने तेजी से आभा को नंदिनी की गोद से छीना और घोड़े पर सवार होकर अंधेरे में गायब हो गए। उनके कदमों की आवाज घने जंगल में गूंजती रही, मानो हर ओर से खतरे का एहसास कराती हो। नंदिनी को होश आया। उसकी आंखें धुंधली थीं और सिर भारी लग रहा था। उसने घबराहट में अपने चारों ओर देखा और चिल्लाए, आभा, आभा कहाँ है? मानिक भी धीरे धीरे होश में आया और नंदिनी की आवाज सुनकर समझ गया कि कुछ भयंकर हुआ है। वह अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करते हुए बोला, नंदिनी क्या हुआ? आभा कहाँ है? नंदिनी ने रोते हुए बताया, कोई आभा को छीन कर ले गया है। हमें तुरंत कुछ करना होगा। जैसे ही बाकी सैनिक होश में आए, मानिक ने उन्हें तुरंत स्थिति का जायजा लेने का आदेश दिया। जो कुछ भी हुआ है ये सुनियोजित था। कोई हमें लंबे समय से देख रहा था और सही मौका तलाश रहा था, मानिक ने गंभीरता से कहा। रथ के चारों ओर तलाशी लेने पर उन्हें जमीन पर कुछ चूरे जैसे पाउडर के निशान मिले। यह शायद वही जहरीला पदार्थ है जिसने हमें बेहोश किया, एक सैनिक ने बताया। उसी समय नंदिनी को रथ के पास एक और पत्र मिला। उसकी उंगलियां कांप रही थी जब उसने पत्र खोला। उसमें लिखा था, यह आखिरी चेतावनी है राजकुमारी। अपनी भूलों का प्रायश्चित करो या तुम्हारी बेटी का अंत सुनिश्चित है। नंदिनी ने गुस्से और डर के मिश्रण में पत्र को मरोड़ दिया। ये वही दुश्मन है जिसने पहले भी हमें परेशान किया था। अब वह सीधे हमारे दिल पर वार कर रहा है। सैनिकों ने आसपास के जंगलों की तलाशी ली और घोड़े के खुरों के ताज़ा निशान पाए। वे इसी रास्ते से गए हैं। हमें जल्दी करनी होगी, मानिक ने कहा। दुश्मनों का पीछा करते हुए नंदिनी और मानिक ने पाया कि वे घने जंगल के एक छिपे हुए हिस्से की ओर बढ़ रहे थे। ये जगह उनके लिए अपरिचित थी। ये जगह इतनी अंधेरी और भयावह क्यों है? नंदिनी ने धीरे से पूछा। ये वही जगह हो सकती है जहां उन्होंने आभा को रखा है। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा, मानिक ने उत्तर दिया। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक पुराना और उजाड़ किला दिखाई दिया। ये किला जाल और खतरों से भरा हुआ था। यहीं उन्होंने आभा को कैद किया होगा। हमें योजना बनाकर अंदर जाना होगा, मानिक ने सैनिकों से कहा। नंदिनी और मानिक ने अपने सबसे विश्वसनीय सैनिकों के साथ किले में प्रवेश किया। अब उनकी प्राथमिकता केवल एक थी, आभा को सुरक्षित बचाना और दुश्मनों को हराना। लेकिन किले के अंदर क्या इंतजार कर रहा था ये कोई नहीं जानता था। वो दोनों जानते थे ये किला किसका है। ये मानवी के पिता का किला है जो क्वासर और शिवाय के जंगलों के बिल्कुल बीच में पड़ता है। नंदिनी और मानिक नहीं जानते थे अनादर उनका क्या इंतजार कर रहा है। नंदिनी और मानिक ने किले के अंदर कदम रखा। वहां हर जगह अंधेरा था और सिर्फ कुछ मशालें मंद रोशनी देती थीं। किले का वातावरण ठंडा और सन्नाटे से भरा हुआ था। सामने की सीढ़ियों के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा था। वह काले कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था। उस व्यक्ति की उपस्थिति ही बता रही थी कि वह वही दुश्मन था जिसने उन्हें इस स्थिति में डाल दिया था। नकाबपोश ने धीमी लेकिन तीखी आवाज में कहा, आखिरकार राजकुमारी नंदिनी, तुम्हारा स्वागत है मेरी दुनिया में। मैं जानता था कि तुम अपनी बेटी को बचाने आओगी, लेकिन क्या तुम सच में तैयार हो? नंदिनी ने अपनी तलवार निकालते हुए गुस्से में कहा, कौन हो तुम? आभा कहाँ है? उससे तुरंत हमें सौंप दो वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। नकाबपोश ने हल्का सा हंसते हुए जवाब दिया, इतनी जल्दी गुस्सा क्यों राजकुमारी? मैंने तो बस तुम्हारे सामने सच लाने की कोशिश की है। तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि वह खतरे में क्यों है? क्या ये तुम्हारी खुद की गलतियों का नतीजा नहीं है? मानिक ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, जो भी चाल चल रहे हो वह अब काम नहीं आएगी। हमारी बेटी को कुछ हुआ तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। बताओ वह कहाँ है? नकाबपोश ने अपने हाथ ऊपर उठाए और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहा, तुम्हें सब कुछ जानने की इतनी जल्दी क्यों है? आभा सुरक्षित है, लेकिन अगर तुम उसे वापस चाहते हो तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। नंदिनी ने अपनी तलवार को और मजबूती से पकड़ते हुए कहा,
शर्त? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमसे शर्त रखने की बात करो। पहले बताओ तुम कौन हो और तुम्हारा मकसद क्या है? नकाबपोश ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा मकसद तुम्हें तुम्हारे सच का आईना दिखाना। तुम्हारे परिवार ने बहुत से गुनाह किए हैं राजकुमारी। अब वक्त आ गया है कि उसका प्रायश्चित तुम करोगी। आभास सिर्फ एक शुरुआत है। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो उसे जिंदा वापस पाओगी, वरना। नंदिनी और मानिक दोनों चौंक गए। हमारे परिवार के गुनाह? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? नंदिनी ने गुस्से में पूछा। नकाबपोश ने मुस्कुराते हुए कहा, सच जानने के लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, लेकिन पहले तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम अपनी बेटी को बचाने के लिए कितना आगे जा सकती हो। अब तय करो, तुम आगे बढ़ोगी या पीछे हटोगी? नंदिनी और मानिक के पास कोई और रास्ता नहीं था। नंदिनी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर यह मेरी बेटी की जान का सवाल है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। लेकिन याद रखना, अगर तुमने धोखा दिया तो तुम्हारा अंत मैं खुद करूंगी। नकाबपोश ने सिर झुकाकर कहा, बहुत अच्छा, तो चलो खेल शुरू करते हैं। आओ अपने डर और अतीत का सामना करो। और इसके साथ वह नकाबपोश किले के अंदर गहरी अंधेरी गुफा की ओर बढ़ने लगा। नंदिनी और मानिक ने एक दूसरे की ओर देखा, अपने हथियार संभाले और उसके पीछे पीछे चल दिए। चैप्टर 62 दुश्मन की मौत। 5 महीने बाद नंदिनी को वह पत्र मिलने बंद नहीं हुए थे, लेकिन कोई हमला या साजिश नहीं हुई। आज वो मानिक और आभा के साथ बाहर भोजन करने जा रही थी। खाना स्वादिष्ट था और मानिक और नंदिनी ने पूरा खटक खत्म कर दिया। वह वहां से निकल के रथ में बैठे ही थे, कैसे ही उनके सिर घूमने लगा और थोड़ी देर में घबरा कर वही बेहोश हो गए और 2 आदमियों ने आकर आभा को नंदिनी के हाथों से छीन लिया और अपने साथ ले गए। नंदिनी, मानिक और सभी सैनिकों रथ में बेहोश पड़े हुए थे। घने जंगल के सन्नाटे में रथ के पास सब कुछ शांत था। नंदिनी, मानिक और सैनिक बेहोशी में पड़े थे। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाले सभी लोग बिना किसी चेतावनी के इस अप्रत्याशित घटना का शिकार हो चुके थे। 2 नकाबपोश आदमियों ने तेजी से आभा को नंदिनी की गोद से छीना और घोड़े पर सवार होकर अंधेरे में गायब हो गए। उनके कदमों की आवाज घने जंगल में गूंजती रही, मानो हर ओर से खतरे का एहसास कराती हो। नंदिनी को होश आया। उसकी आंखें धुंधली थीं और सिर भारी लग रहा था। उसने घबराहट में अपने चारों ओर देखा और चिल्लाए, आभा, आभा कहाँ है? मानिक भी धीरे धीरे होश में आया और नंदिनी की आवाज सुनकर समझ गया कि कुछ भयंकर हुआ है। वह अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करते हुए बोला, नंदिनी क्या हुआ? आभा कहाँ है? नंदिनी ने रोते हुए बताया, कोई आभा को छीन कर ले गया है। हमें तुरंत कुछ करना होगा। जैसे ही बाकी सैनिक होश में आए, मानिक ने उन्हें तुरंत स्थिति का जायजा लेने का आदेश दिया। जो कुछ भी हुआ है ये सुनियोजित था। कोई हमें लंबे समय से देख रहा था और सही मौका तलाश रहा था, मानिक ने गंभीरता से कहा। रथ के चारों ओर तलाशी लेने पर उन्हें जमीन पर कुछ चूरे जैसे पाउडर के निशान मिले। यह शायद वही जहरीला पदार्थ है जिसने हमें बेहोश किया, एक सैनिक ने बताया। उसी समय नंदिनी को रथ के पास एक और पत्र मिला। उसकी उंगलियां कांप रही थी जब उसने पत्र खोला। उसमें लिखा था, यह आखिरी चेतावनी है राजकुमारी। अपनी भूलों का प्रायश्चित करो या तुम्हारी बेटी का अंत सुनिश्चित है। नंदिनी ने गुस्से और डर के मिश्रण में पत्र को मरोड़ दिया। ये वही दुश्मन है जिसने पहले भी हमें परेशान किया था। अब वह सीधे हमारे दिल पर वार कर रहा है। सैनिकों ने आसपास के जंगलों की तलाशी ली और घोड़े के खुरों के ताज़ा निशान पाए। वे इसी रास्ते से गए हैं। हमें जल्दी करनी होगी, मानिक ने कहा। दुश्मनों का पीछा करते हुए नंदिनी और मानिक ने पाया कि वे घने जंगल के एक छिपे हुए हिस्से की ओर बढ़ रहे थे। ये जगह उनके लिए अपरिचित थी। ये जगह इतनी अंधेरी और भयावह क्यों है? नंदिनी ने धीरे से पूछा। ये वही जगह हो सकती है जहां उन्होंने आभा को रखा है। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा, मानिक ने उत्तर दिया। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक पुराना और उजाड़ किला दिखाई दिया। ये किला जाल और खतरों से भरा हुआ था। यहीं उन्होंने आभा को कैद किया होगा। हमें योजना बनाकर अंदर जाना होगा, मानिक ने सैनिकों से कहा। नंदिनी और मानिक ने अपने सबसे विश्वसनीय सैनिकों के साथ किले में प्रवेश किया।
अब उनकी प्राथमिकता केवल एक थी, आभा को सुरक्षित बचाना और दुश्मनों को हराना। लेकिन किले के अंदर क्या इंतजार कर रहा था ये कोई नहीं जानता था। वो दोनों जानते थे ये किला किसका है, ये मानवी के पिता का किला है जो क्वासर और शिवाय के जंगलों के बिल्कुल बीच में पड़ता है। नंदिनी और मानिक नहीं जानते थे अनादर उनका क्या इंतजार कर रहा है। नंदिनी और मानिक ने किले के अंदर कदम रखा। वहां हर जगह अंधेरा था और सिर्फ कुछ मशालें मंद रोशनी देती थीं। किले का वातावरण ठंडा और सन्नाटे से भरा हुआ था। सामने की सीढ़ियों के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा था। वह काले कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था। उस व्यक्ति की उपस्थिति ही बता रही थी कि वह वही दुश्मन था जिसने उन्हें इस स्थिति में डाल दिया था। नकाबपोश ने धीमी लेकिन तीखी आवाज में कहा, आखिरकार राजकुमारी नंदिनी, तुम्हारा स्वागत है मेरी दुनिया में। मैं जानता था कि तुम अपनी बेटी को बचाने आओगी, लेकिन क्या तुम सच में तैयार हो? नंदिनी ने अपनी तलवार निकालते हुए गुस्से में कहा, कौन हो तुम? आभा कहाँ है? उसे तुरंत हमें सौंप दो वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। नकाबपोश ने हल्का सा हंसते हुए जवाब दिया, इतनी जल्दी गुस्सा क्यों राजकुमारी? मैंने तो बस तुम्हारे सामने सच लाने की कोशिश की है। तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि वह खतरे में क्यों है? क्या ये तुम्हारी खुद की गलतियों का नतीजा नहीं है? मानिक ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, जो भी चाल चल रहे हो वह अब काम नहीं आएगी। हमारी बेटी को कुछ हुआ तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। बताओ वह कहाँ है? नकाबपोश ने अपने हाथ ऊपर उठाए और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहा, तुम्हें सब कुछ जानने की इतनी जल्दी क्यों है? आभा सुरक्षित है, लेकिन अगर तुम उसे वापस चाहते हो तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। नंदिनी ने अपनी तलवार को और मजबूती से पकड़ते हुए कहा, शर्त? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमसे शर्त रखने की बात करो? पहले बताओ तुम कौन हो और तुम्हारा मकसद क्या है? नकाबपोश ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा मकसद तुम्हें तुम्हारे सच का आईना दिखाना। तुम्हारे परिवार ने बहुत से गुनाह किए हैं राजकुमारी। अब वक्त आ गया है कि उसका प्रायश्चित तुम करोगी। आभास सिर्फ एक शुरुआत है। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो उसे जिंदा वापस पाओगी, वरना। नंदिनी और मानिक दोनों चौंक गए। हमारे परिवार के गुनाह? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? नंदिनी ने गुस्से में पूछा। नकाबपोश ने मुस्कुराते हुए कहा, सच जानने के लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, लेकिन पहले तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम अपनी बेटी को बचाने के लिए कितना आगे जा सकती हो। अब तय करो, तुम आगे बढ़ोगी या पीछे हटोगी? नंदिनी और मानिक के पास कोई और रास्ता नहीं था। नंदिनी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर यह मेरी बेटी की जान का सवाल है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। लेकिन याद रखना, अगर तुमने धोखा दिया तो तुम्हारा अंत मैं खुद करूंगी। नकाबपोश ने सिर झुकाकर कहा, बहुत अच्छा, तो चलो खेल शुरू करते हैं। आओ अपने डर और अतीत का सामना करो। और इसके साथ वह नकाबपोश किले के अंदर गहरी अंधेरी गुफा की ओर बढ़ने लगा। नंदिनी और मानिक ने एक दूसरे की ओर देखा, अपने हथियार संभाले और उसके पीछे पीछे चल दिए। नकाबपोश ने सीढ़ियों से उतरते वक्त अपना नकाब हटा हुआ और नीचे आया। जब उसके चेहरे पर रोशनी पड़ी तो नंदिनी और मानिक दोनों चौंक गए। मानिक को लगा कि ये आदमी तो शिवाय और क्वासर के युद्ध के वक्त ही मर गया था, लेकिन यह एकदम सही खड़ा है और इसने आभा को अगवा करवाया है। और नंदिनी उस आदमी को भोजनालय से पहचानती है क्योंकि उसने पहले उसे कभी नहीं देखा था। दिविज, मानिक ने आश्चर्य और गुस्से से कहा, तुम तो शिवाय और क्वासर के युद्ध के समय मारे गए थे, तुम कैसे जिंदा हो सकते हो और यह सब क्यों कर रहे हो? नंदिनी ये सुनकर बहुत ज्यादा चौंक गई क्योंकि उसे बताया गया था कि शिवाय के राज परिवार से जुड़ा हर व्यक्ति मर चुका था, लेकिन नंदिनी ने दिविज को कभी देखा नहीं था, इसलिए जब वो उसे भोजनालय में मिला तो वो उसे पहचान नहीं पाए। अब उसे पता चल गया था कि दिविज ही था जो नंदिनी को पत्र भेजा करता था। नंदिनी चौंककर बोलती है, दिविज? दिविज ने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मर गया था शायद तुम्हारे लिए, लेकिन मैं मरा नहीं। मैं वही था जिसे तुम सोत मानते हो, न उसी के महल में रह रहा था। मैंने सब देख था।
शिवाय के महल के जलने से लेकर नंदिनी के नए जीवन में आने तक और असली नंदिनी की बुखार से मौत होजना और उसका फिर से उठना, लेकिन एकदम दूसरी लड़की की तरह जिसे पूरी दुनिया की खबर थी। मैंने सब कुछ देखा और अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिले। मानिक दिविज के शब्दों पर चौंक जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दिविज कब बोलना चाह रहा था। क्या बकवास कर रहे हो? नंदिनी की मौत, पुनर्जन्माग में जलना, ये सब है क्या? वो नंदिनी की तरफ देखने लगता है क्योंकि जब नंदिनी ने उसे बताने की कोशिश की थी तो उसने मना कर दिया था कि उसे नहीं जाना है। दिविज जोर से हंसता है। नंदिनी, या कहूं शिवाय की युवरानी मारवी, तुमने अपने नए पति को बताया नहीं कि अपनी मौत के बाद तुमसे किसी दूसरी लड़की का शरीर चुरा हुआ। में तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है और पहले जन्म में तुम युवराज पार्थ की भोली और बेवकूफ बीएयू। नंदिनी, जो अब तक चुप थी, आगे बढ़ी और तलवार की नोक दिविज की ओर तान दी। अगर तुम्हारा गुस्सा मुझ पर है तो मेरी बेटी को इसमें क्यों खींचा? आभा मासूम है, उसे छोड़ दो। दिविज का चेहरा कठोर हो गया। मासूम? और जो मेरी दुनिया तुमने और तुम्हारे परिवार ने तबाह की थी उसका क्या? पार्थ मेरा भाई जैसा था, तुम दोनों की वजह से वह मारा गया। शिवाय के पतन के बाद मेरी पूरी दुनिया बिखर गई। मैं जिंदा बचा, लेकिन उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं तुम्हें वही दर्द दूंगा जो तुमने मुझे दिया। और आभा, वह तुम्हारा सबसे कमजोर बिंदु है। यह तुम्हारा पागलपन है। दिविज, मानिक ने गुस्से से कहा। तुम्हें पार्थ की मौत का बदला लेना था तो मुझसे लड़ते। बच्चों को इसमें शामिल करना कायरता है। दिविज ने ठहाका लगाते हुए कहा, कायरता? यह वही है जो तुमने किया था, पर अब खेल बदल गया है। अगर तुम चाहते हो कि आभा जिंदा रहे तो तुम्हें मेरी एक परीक्षा देनी होगी। नंदिनी ने तलवार को और कसकर पकड़ते हुए कहा, क्या चाहती हो? दिविज, बोलो। मैं सब कुछ करूंगी, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। दिविज ने अपनी आंखों में क्रूरता के साथ कहा, तुम्हें अपनी सच्चाई स्वीकार करनी होगी। मैं तुम्हें उस अतीत की ओर ले जाऊंगा जिससे तुम भाग रही हो, शिवाय और पार्थ के विनाश का सच। और अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया या झूठ बोला तो आभा। नहीं, नंदिनी चीख पड़ी, तुम जो भी चाहो मैं करूंगी, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। तो तैयार हो जाओ, दिविज ने गंभीर स्वर में कहा। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पूरे वंश के लिए एक परीक्षा होगी। मानिक धीरे धीरे नंदिनी की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में सवालों का तूफान था। उसने गुस्से और निराशा के साथ पूछा, नंदिनी, क्या दिविज सच कह रहा है? क्या तुम सच में शिवाय की युवरानी मारवी हो? और अगर हाँ तो ये सब तुमने मुझसे छिपाया क्यों? नंदिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा दृढ़ था। उसने तलवार नीचे करते हुए मानिक की ओर देखा और कहा, हाँ मानिक, मैं मारवी हूं, लेकिन मैंने तुमसे ये सच इसलिए छिपाया क्योंकि मैं इस अतीत से भाग रही थी। मैंने सोचा था कि इसे छोड़कर मैं एक नई शुरुआत कर सकती हूं, लेकिन अब लगता है कि मेरा अतीत कभी मुझसे अलग नहीं हो सकता। मानिक कुछ कह नहीं पाया। वह अपने भीतर उठ रहे सवालों और भावनाओं से लड़ रहा था। उसने अपनी आवाज धीमी लेकिन कठोर बनाकर कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे लगता है ये सब कुछ पहले ही सुलझ सकता था। और यह आभा, वह क्या सच में हमारी बेटी है? नंदिनी के चेहरे पर दर्द उभर आया। हाँ, आभा हमारी बेटी है मानिक। उसका इस सब में कोई दोष नहीं है। दिविज अपनी नफरत के कारण उसे निशाना बना रहा है। दिविज ने उनकी बातचीत को सुनते हुए एक ठंडी हंसी छोड़ी। भावनाओं का ये नाटक खत्म हुआ, अब तुम्हें मेरी परीक्षा के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मानिक, तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें समय पर मिल जाएंगे। नंदिनी ने दिविज की ओर घूरते हुए कहा, तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। दिविज ने सिर हिलाते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं नंदिनी, तुम दोनों को शिवाय के राज के पतन के उस अंधेरे सच का सामना करना होगा जिसे तुमने वर्षों से दबा रखा है। और यह सफर यहीं से शुरू होता है। कई दर्दनाक चीजें करने के बाद मानिक और नंदिनी दिविज से बात करते हुए। दिविज ने अपनी क्रूर मुस्कान के साथ नंदिनी और मानिक को देखा। उसके चेहरे पर विजयी भाव था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति झलक रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला।
नंदिनी ने घबराते हुए कहा, दिविज ये क्या कर रहे हो, हमने तुम्हारी सारी परीक्षाएं पूरी की हैं। अब आभा को हमें वापस दे दो। दिविज ने चाकू को अपने हाथों में घुमाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि सब कुछ इतना आसान होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा दे रहा था, लेकिन मुझे पता है कि यह कभी पूरी नहीं हो सकती। मुझे मेरी दुनिया वापस नहीं मिलेगी, पार्थ वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी के साथ चैन से नहीं जीने दूंगा। मानिक ने गुस्से से कहा, दिविज पागलपन छोड़ो, आभा को छोड़ दो और यह सब खत्म करो। दिविज ने ठहाका लगाते हुए कहा, खत्म? ये कहानी तभी खत्म होगी जब मैं इसे खत्म करूं। उसने अचानक चाकू को अपने गले की ओर ले जाकर जोर से कहा, और यह है इसका अंत। नहीं, नंदिनी और मानिक ने एक साथ चीख मारी, लेकिन इससे पहले कि वे उसे रोक पाते, दिविज ने चाकू को अपने गले में गहराई तक घुसेड़ लिया। खून की धार ने उसकी सफेद पोशाक को लाल कर दिया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और वह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। नंदिनी ने दौड़कर उसके पास जाते हुए कहा, दिविज ये तुमने क्या किया, हमें सच बताओ, आभा कहाँ है? दिविज ने आखिरी सांस लेते हुए धीरे से फुसफुसाया, आभा तुम्हारे पापों का प्रतिबिंब है। उसे बचाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा का सामना करना होगा। अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तुमसे बहुत दूर भेजी जा चुकी है। और इसके साथ ही दिविज ने दम तोड़ दिया। दिविज के शरीर के गिरते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। खून की तेज गंध चारों ओर फैल चुकी थी। मानिक और नंदिनी वहीं खड़े रह गए जैसे उनके पैर जमीन में जड़ हो गए हों। नंदिनी की आंखें दिविज के निर्जीव शरीर पर टिकी थीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन भर गया था। उसने धीरे धीरे अपनी तलवार जमीन पर गिरा दी और घुटनों के बल बैठ गई। फिर अचानक वह जोर जोर से रोने लगी। उसका दर्द और पछतावा जैसे फूट पड़ा। यह मैंने क्या किया, वह सुबकते हुए बोली। मैंने अपने अतीत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसी ने मुझे यहां तक खींच लाया। दिविज की नफरत मेरी ही गलतियों का अंजाम है, और अब मेरी बेटी भी खतरे में है। मानिक ने उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन खुद वह भी स्तब्ध था। उसने नंदिनी के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, नंदिनी यह समय खुद को दोष देने का नहीं है। हमें आभा को बचाना होगा। हमें दिविज के आखिरी शब्दों पर ध्यान देना होगा। नंदिनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सा दृढ़ संकल्प भी था। हाँ मानिक, मुझे अपनी बेटी को बचाना होगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने अतीत का सामना करना पड़े या अपनी आत्मा का। लेकिन आभा को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मानिक ने सिर हिलाते हुए कहा, तो चलो शिवाय के महल चलते हैं। शायद वहां हमें कुछ जवाब मिले, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दिविज ने जो कहा उसका मतलब सिर्फ एक चेतावनी नहीं हो सकता। हमें पूरी तरह से तैयार होकर जाना होगा। नंदिनी ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे डर है कि जो सच वहां छिपा है वह हमारी कल्पना से भी ज्यादा भयावह होगा। चैप्टर 63 नंदिनी और आभा का मिलन। जब मानिक और नंदिनी शिवाय के महल पहुंचे तो वह बिल्कुल टूट चुका था, क्योंकि अब कोई भी वहां नहीं रहता था। वहां किसी का कोई भी नाम और निशान नहीं था। अब दिविज मर गया था तो कोई नहीं जानता था कि क्या उसका कोई आती था या उसने आभा को कहां छुपाया था। नंदिनी की बदले अब भरी जिंदगी में मानिक और आभा एक नई किरण बनकर आए जिसने सने जीना सिखाया। लेकिन अब आभा ऐसे गायब हुए हैं, नंदिनी नहीं जानती कि वह क्या करे। वह और मानिक पूरी मेहनत से कई दिनों से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं पता कि वह कहाँ गई है। पूरा देश अपनी छोटी राजकुमारी को ढूंढ रहा है। शिवानी और समर्थ भी ढूंढने में सबकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समर्थ कुछ ही दिनों में राजा घोषित होने वाला है और शिवानी दीदी रानी, क्योंकि पिताजी की तबीयत अब सही नहीं रहती और वह अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने ये सोचा है कि क्वासर को समर्थ के नाम कर दिया जाए और शिवाय को मानिक के, जिससे कि दोनों भाई बराबर के देशों को संभाल सके। मनिका कामों में अब इतना मन लग गया है कि उसने दिन के बाद भी नंदिनी से बात नहीं को। उसने आज तक नहीं पूछा कि उसका शिवाय की युवरानी होने का क्या सच था। मुझसे बात नहीं करता और ना कमरे में आता है, अब सिर्फ अपने काम में लगा रहता है। नंदिनी इस बात से घबरा गई थी। उसका बनाया हुआ नया परिवार आभा के गायब होने से बिखर रहा है और उसके दिल का दर्द बढ़ता जा रहा है।
उसको अपनी मेहनत आभा को ढूंढ रही थी, लेकिन आभा पता ही नहीं कहाँ चली गई। कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज के दिन समर्थ और शिवानी का समारोह है, जहां समर्थ को और शिवानी को राजा और रानी का ताज बनाया जाएगा, क्योंकि आज से वह क्वासर के राजा और रानी है और उनका बेटा कार्तिक आज से राजकुमार है। नंदिनी सबके लिए बहुत खुश थी, लेकिन उसे अपने लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि अब जब कुछ दिन बाद जब वह शिवाय की रानी बनेगी तो उसकी राजकुमारी उसके पास नहीं होगी। कि उसे पता नहीं कि कोई लोग आकर उसे उससे छीन कर ले गए और अब नहीं जानती कि उसकी राजकुमारी कहाँ पर है। और इसका पति भी अब कुछ नहीं करता और हार मानकर बैठ गए हैं। लेकिन वो कैसे हार मान सकती है जब उसकी बेटी उसका कहीं इंतजार कर रही होगी। समर्थ और शिवानी के राजा रानी बनने के बाद शिवाय और क्वासर के राज्यों में नई व्यवस्था शुरू हो गई। मानिक शिवाय की देखभाल राजा के रूप में करता और समर्थ क्वासर की सेवा राजा के रूप में करता, लेकिन नंदिनी और मानिक के लिए ये खुशी अधूरी थी। आभा का कोई सुराग नहीं मिल रहा था और दोनों के रिश्तों में बढ़ती खटास उनके व्यक्तिगत दर्द को और गहरा कर रही थी। एक दिन जब नंदिनी महल की पुरानी लाइब्रेरी में कुछ पुराने दस्तावेज देख रही थी, उसे दिविज के एक पुराने पत्र का हिस्सा मिला। उस पत्र में कुछ संकेत छिपे थे जो आभा की संभावित लोकेशन का इशारा कर रहे थे। उसने तुरंत मानिक को ये बात बताई। मानिक जो अपनी गलतियों का एहसास कर चुका था, और उसने नंदिनी से उसके पिछली जिंदगी के बारे में पूछा, जिसमें नंदिनी ने उसे सारा सच बताओ कि कैसे उसे पार्थ ने जलाकर मार डाला, क्योंकि उसे वो चाबी चाहिए थी जिसकी मदद से मानिक ने शिवाय को युद्ध में हराया था। उस चाबी को मारवी के पिता ने बनाई थी और करते वक्त उसे बता गए थे, लेकिन जब उसने पार्थ को चाबी के बारे में नहीं बताया तो उसने मारवी को आग में मार डाला। लेकिन मरने के बाद उसकी आंखें खुल तो वो नंदिनी बन चुकी थी। नंदिनी की मौत बुखार से हो गई, क्योंकि उसकी सेहत का ख्याल कोई नहीं रख पाता था और उनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे। मानिक ने नंदिनी की हर बात ध्यान से सुनी और समझी, और उसे पता चला कि नंदिनी ने दोनों जन्मों के जितना दर्द झेला है। उसने जोर से नंदिनी को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो नंदिनी, मेरी गलती थी, इतने महीने हो गए और हमने दूसरे से बात भी नहीं, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, मुझे माफ कर दो। नंदिनी खुश थी कि मानिक के साथ सभा ठीक हो गया, लेकिन अब उन्हें आभा को ढूंढना था। इस बार मानिक नंदिनी के साथ पूरी ताकत से जुट गया। नंदिनी और मानिक ने उन संकेतों का पीछा करते हुए एक अनजानी और खतरनाक जगह की यात्रा शुरू की। इस दौरान उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। जंगल, दुश्मन और रहस्यमयी रास्ते उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन नंदिनी का विश्वास और मानिक का समर्थन उन्हें आगे बढ़ाता रहा। आखिरकार एक पुराने किले के तहखाने में उन्होंने आभा को जिंदा पाया, लेकिन वह अजीब स्थिति में थी। ऐसा लगता था कि दिविज ने उसे एक रहस्यमयी जादू से बांध दिया था, जिससे उसकी यादें धुंधली हो गई थीं। आभा ने न तो नंदिनी को पहचाना और न ही मानिक को। आभा को वापस लाने के लिए नंदिनी को न केवल दिविज के जादू का तोड़ खोजना था, बल्कि उसे अपने परिवार को फिर से जोड़ने का भी संघर्ष करना था। मानिक ने नंदिनी से वादा किया कि वह आभा को हर हाल में वापस लाएगा, और इसी सफर में दोनों के बीच की दूरियां धीरे धीरे मिटने लगीं। लेकिन जब वो आभा को उस जगह से लेकर बाहर निकल रहे थे तो अचानक नंदिनी के हाथों से वो गायब हो गई। ये अचानक क्या हुआ? आभा कहाँ गई? अभी मेरी गोदी में थी। आभा नंदिनी की कुछ समझ नहीं आया और वो जोर से रोने लगी। मानिक सब कुछ देख रहा था और वो कुछ नहीं कर पागा, क्योंकि वो समझ गया कि असली आभा कभी ये थी ही नहीं, ये सिर्फ उन्हें भटकने के चाल थी। आभा उन्हें मिली ही नहीं। दूसरी तरफ दो सुंदर और अमीर औरतें एक साथ नदी के किनारे बैठी, जब अचानक उन्होंने देखा कि एक घायल आदमी नदी में एक बच्चे को लेके बह रहा था। उनमें से एक औरत कृपा थी, जो कि कंचम देश की महारानी थी। वो बहुत सालों से बच्चा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी कृपा ने अपने सैनिकों को नदी के किनारे कृपा और दूसरी महिला जो उसकी विश्वास पात्र थी, चिंतित होकर उस बहते हुए आदमी और बच्चे को देख रही थी। कृपा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, उसे बचाओ, जल्दी करो, बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। सैनिकों ने तुरंत नदी में छलांग लगाई। बहाव तेज था, लेकिन आखिरकार उन्होंने बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया। परंतु उस आदमी को पकड़ने की हर कोशिश नाकाम रही। वह नदी की तेज लहरों में बह गया और आंखों से ओझल हो गया।
सैनिक जब बच्ची को कृपा के पास लेकर आए तो कृपा ने उसे अपनी गोद में लिया। बच्ची के कपड़े भीग चुके थे और वह ठंड से कांप रही थी। कृपा ने तुरंत उसे गर्म कपड़ों में लपेटने का आदेश दिया। बच्ची की हालत गंभीर थी लेकिन उसकी मासूमियत और खूबसूरती ने कृपा का दिल जीत लिया। दूसरी महिला बोली, महारानी, यह बच्ची किसी राजा या उच्च कुल से लगती है। इसके कपड़े और आभूषण साधारण नहीं हैं। कृपा ने बच्ची को और करीब से देखा। उसके गले में एक छोटा लेकिन अनमोल लटकन था। उस पर कुछ अजीब सी चिन्ह बने हुए थे। कृपा को महसूस हुआ कि इस बच्ची का अतीत कोई साधारण कहानी नहीं है। कृपा ने गंभीर स्वर में कहा, इस बच्ची को मैं अपनी संतान मानकर पालूंगी। हो सकता है इसे नदी में फेंकने की कोई मजबूरी रही हो, लेकिन अब से यह मेरी बेटी है। कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। दूसरी महिला ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, लेकिन महारानी, हमें ये भी देखना होगा कि अगर इस बच्ची का कोई परिवार है तो वह इसे ढूंढने की कोशिश कर सकता है। कृपा ने दृढ़ता से कहा, अगर कोई इसे खोजता है तो मैं सच का सामना करूंगी, लेकिन जब तक कोई इसे लेने ना आए, यह मेरी बेटी है। मैं इसे अपने दिल से नहीं जाने दूंगी। कृपा ने उस बच्ची का नाम आद्या रखा। ये नाम उसे उसकी नई शुरुआत और कृपा की असीम ममता की पहचान देता था। कृपा और उसका पति राजा कृतम बच्ची को अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए बेहद खुश थे। आद्या अब कंचन राज्य की राजकुमारी बन गई। उसे वह सारा प्यार और देखभाल मिला जो वह खो चुकी थी। लेकिन उसके गले में लटकन के पीछे की सच्चाई और उसके अतीत का रहस्य अभी भी अनसुलझा था। नंदिनी और मानिक आभा को फिर से खोने के गम में डूबे हुए थे। उन्हें यकीन हो चला था कि आभा उनके पास लौटेगी, लेकिन कैसे और कब यह अनिश्चित था। नंदिनी ने हार मानने से इनकार कर दिया और फिर से आभा की तलाश शुरू करने की ठानी। 5 साल बाद 5 साल बीत गए और इस दौरान सब कुछ बदल चुका था। शिवाय और क्वासर के राजमहल। समर्थ और शिवानी अपने राज्य को कुशलता से चला रहे थे। उनकी प्रजा खुश थी और उनका बेटा कार्तिक अब एक योग्य राजकुमार के रूप में पहचाना जाने लगा था। वहीं मानिक ने शिवाय राज्य को एक शक्तिशाली और शांतिपूर्ण साम्राज्य बना दिया था। लेकिन नंदिनी और मानिक के जीवन में आभा की कमी एक ऐसा खालीपन थी जिसे कोई भर नहीं सकता था। नंदिनी ने इन 3 वर्षों में आभा की खोज के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने जादू, साधु संतों और राजघराने के पुराने दुश्मनों से मदद मांगी, लेकिन आभा का कोई पता नहीं चला। मानिक ने भी हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसे लगा कि शायद अब आभा को भुला देना ही एकमात्र रास्ता है। कंचन राज्य में आद्या अब 6 साल की हो चुकी थी। कृपा और राजा कंचन ने उसे बहुत प्यार और देखभाल दी। वह खुश थी, लेकिन कभी भी रातों में उसे अजीब सपने आते थे, एक महिला की छवि जो उसे पुकार रही होती थी। वह सपने में माँ शब्द को बार बार सुनती थी। कृपा ये देखकर चिंतित हो जाती, लेकिन वह आद्या को दिलासा देती। एक दिन कंचन राज्य में एक बूढ़ा साधु आया। उसने आद्या को देखकर कहा, ये बच्ची इस राज्य की नहीं है। इसके अतीत में एक बड़ा रहस्य छिपा है। इसे अपने असली परिवार से मिलना है, नहीं तो इसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। लेकिन कृपा डर गई और आद्या को उसके कमरे में भेज दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आद्या उसे छोड़कर अपने असली परिवार के पास जाए। उसी रात नंदिनी को एक सपना आया। उसने एक छोटी सी लड़की को एक महल के बगीचे में खेलते हुए देखा। वह लड़की बिल्कुल आभा जैसी थी। नंदिनी ने सपने में उसका नाम पुकारा, लेकिन लड़की ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। ये सपना नंदिनी के लिए एक संकेत था कि आभा कहीं न कहीं जिंदा है। 5 साल के बाद एक दिन समर्थ और शिवानी के महल में एक रहस्यमय संदेशवाहक आया। उसने कहा कि उसे एक जंगल के पुराने किले में एक गुप्त दस्तावेज मिला है जो आभा की असली जगह के बारे में संकेत देता है। मानिक और नंदिनी ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। जब नंदिनी और मानिक कंचन राज्य पहुंचे तो उन्होंने आद्या को देखा। नंदिनी को पहली नजर में यकीन हो गया कि यही उनकी आभा है, लेकिन आद्या उन्हें पहचान नहीं पाई। कृपा ने नंदिनी को रोकते हुए कहा, यह मेरी बेटी है, आप कौन है और यह हमारे महल के क्या कर रही है? नंदिनी के कृपया की तरफ देखा और बोली, रानी, मैं शिवाय देश की महारानी और क्वासर देश की राजकुमारी हूँ।
और अपनी बच्ची की तलाश में ही, जिसे मैंने 5 साल पहले खो दिया था। और ये बच्ची मेरी आभा है। ये आपकी असली बेटी नहीं है, न मैं अपनी आभा को पहचान सकती हूँ। लेकिन कृपा मानने को तैयार नहीं थी कि आद्या का असली नाम आभा था और वो नंदिनी की बेटी थी। लेकिन फिर नंदिनी के अपने गले से एक लटकन का आधा टुकड़ा दिखाया और बोली, आधा मेरी बेटी के पास है। और कृपा जानती थी वो सच बोल रही है, क्योंकि उसने वो लटकन देखा था आभा के गले में। कृपा ने इस पर सवाल उठाया, लेकिन वह जानती थी कि यह लटकन किसी राजघराने का प्रतीक है। अब दोनों परिवारों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। कंचन राज्य में आभा आद्या को लेकर तनाव बढ़ गया था। नंदिनी और मानिक का दावा था कि आद्या उनकी बेटी आभा है, जबकि कृपा उसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर रही थी। कृपा ने नंदिनी और मानिक से कहा, मैं समझ सकती हूँ कि आप अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये बच्ची अब मेरी बेटी है। मैंने इसे अपनी जान से बढ़कर पाला है। नंदिनी ने उत्तर दिया, आपकी ममता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये हमारी बेटी है। हम इसे जन्म से ही ढूंढ रहे हैं। कृपा और राजा कंचन ने सुझाव दिया कि इस मामले को शांतिपूर्वक हल किया जाए। उन्होंने दोनों पक्षों से सबूत मांगे। आभा के गले में लटकन पर बने प्रतीक की जांच के लिए एक पुराने राजविद को बुलाया गया। उसने बताया, ये प्रतीक शिवाय राज्य के शाही परिवार का है। ये किसी और का नहीं हो सकता। कृपा को इस बात का एहसास हुआ कि आद्या सच में नंदिनी और मानिक की बेटी हो सकती है। नंदिनी ने धीरे धीरे आभा आद्या से बात करना शुरू किया। वह उसके साथ समय बिताने लगी और उसे बचपन की छोटी छोटी बातें याद दिलाने की कोशिश करने लगी। आभा के भीतर धीरे धीरे कुछ पुरानी यादें जागने लगीं। उसने कुछ सपने देखे जिसमें नंदिनी और मानिक का चेहरा साफ था। इस दौरान कृपा एक बड़ी दुविधा में थी। उसने आभा को एक माँ की तरह पाला था। उसे अपनी ममता और आभा के असली परिवार के बीच फैसला करना था। एक रात उसने राजा कंचन से कहा, अगर यह बच्ची उनकी है तो हमें उसे वापस करना होगा। ममता सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं होती, यह उस इंसान की भलाई के लिए होती है जिसे हम प्यार करते हैं। कृपा ने भारी मन से आभा को नंदिनी और मानिक को सौंप दिया। उसने आभा से कहा, तुम्हारे असली माता पिता तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। आभा ने कृपा को गले लगाते हुए कहा, आप भी मेरी माँ हैं। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। नंदिनी, मानिक और आभा के बीच वर्षों की दूरियां अब मिट चुकी थीं। आभा ने धीरे धीरे अपने परिवार को अपनाना शुरू कर दिया। नंदिनी ने कृपा को वचन दिया कि आभा कभी उनसे दूर नहीं होगी। उन्होंने कृपा और राजा कंचन को शिवाय राज्य आने का न्योता दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वही साधु जिसने पहले आद्या के बारे में भविष्यवाणी की थी, एक बार फिर सामने आया। उसने नंदिनी से कहा, तुम्हारा संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारे परिवार के लिए अभी और भी चुनौतियां बाकी हैं। आभा को बचा लिया गया है, लेकिन अब उसे तुम्हारी रक्षा करनी होगी। उसकी किस्मत में एक बड़ा युद्ध लिखा है जो पूरे साम्राज्य का भविष्य तय करेगा। चैप्टर 64। आभा का दिमाग ने उस बच्ची का नाम आद्या रखा। ये नाम उसे उसकी नई शुरुआत और कृपा की असीम ममता की पहचान देता था। कृपा और उसका पति राजा कृतम बच्ची को अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए बेहद खुश थे। आद्या अब कंचन राज्य की राजकुमारी बन गई। उसे वह सारा प्यार और देखभाल मिला जो वह खो चुकी थी। लेकिन उसके गले में लटकन के पीछे की सच्चाई और उसके अतीत का रहस्य अभी भी अनसुलझा था। नंदिनी और मानिक आभा को फिर से खोने के गम में डूबे हुए थे। उन्हें यकीन हो चला था कि आभा उनके पास लौटेगी, लेकिन कैसे और कब यह अनिश्चित था। नंदिनी ने हार मानने से इनकार कर दिया और फिर से आभा की तलाश शुरू करने की ठानी। 5 साल बाद 5 साल बीत गए और इस दौरान सब कुछ बदल चुका था। शिवाय और क्वासर के राजमहल। समर्थ और शिवानी अपने राज्य को कुशलता से चला रहे थे। उनकी प्रजा खुश थी और उनका बेटा कार्तिक अब एक योग्य राजकुमार के रूप में पहचाना जाने लगा था। वहीं मानिक ने शिवाय राज्य को एक शक्तिशाली और शांतिपूर्ण साम्राज्य बना दिया था। लेकिन नंदिनी और मानिक के जीवन में आभा की कमी एक ऐसा खालीपन थी जिसे कोई भर नहीं सकता था। नंदिनी ने इन 3 वर्षों में आभा की खोज के लिए हर संभव प्रयास किया।
उसने जादू साधु संतों और राजघराने के पुराने दुश्मनों से मदद मांगी लेकिन आभा का कोई पता नहीं चला। मानिक ने भी हर संभव प्रयास किया लेकिन उसे लगा कि शायद अब आभा को भुला देना ही एकमात्र रास्ता है। कंचन राज्य में आद्या अब 6 साल की हो चुकी थी। कृपा और राजा कंचन ने उसे बहुत प्यार और देखभाल दी। वह खुश थी लेकिन कभी भी रातों में उसे अजीब सपने आते थे, एक महिला की छवि जो उसे पुकार रही होती थी। वह सपने में माँ शब्द को बार बार सुनती थी। कृपा ये देखकर चिंतित हो जाती लेकिन वह आद्या को दिलासा देती। एक दिन कंचन राज्य में एक बूढ़ा साधु आया। उसने आद्या को देखकर कहा, ये बच्ची इस राज्य की नहीं है। इसके अतीत में एक बड़ा रहस्य छिपा है। इसे अपने असली परिवार से मिलना है, नहीं तो इसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। लेकिन कृपा डर गई और आद्या को उसके कमरे में भेज दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आद्या उसे छोड़कर अपने असली परिवार के पास जाए। उसी रात नंदिनी को एक सपना आया। उसने एक छोटी सी लड़की को एक महल के बगीचे में खेलते हुए देखा। वह लड़की बिल्कुल आभा जैसी थी। नंदिनी ने सपने में उसका नाम पुकारा लेकिन लड़की ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। ये सपना नंदिनी के लिए एक संकेत था कि आभा कहीं न कहीं जिंदा है। 5 साल के बाद एक दिन समर्थ और शिवानी के महल में एक रहस्यमय संदेशवाहक आया। उसने कहा कि उसे एक जंगल के पुराने किले में एक गुप्त दस्तावेज मिला है जो आभा की असली जगह के बारे में संकेत देता है। मानिक और नंदिनी ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। जब नंदिनी और मानिक कंचन राज्य पहुंचे तो उन्होंने आद्या को देखा। नंदिनी को पहली नजर में यकीन हो गया कि यही उनकी आभा है, लेकिन आद्या उन्हें पहचान नहीं पाए। कृपा ने नंदिनी को रोकते हुए कहा, यह मेरी बेटी है, आप कौन है और यह हमारे महल के क्या कर रही है? नंदिनी के कृपया की तरफ देखा और बोली, रानी में शिवाय देश की महारानी और क्वासर देश की राजकुमारी हूँ और अपनी बच्ची की तलाश में ही, जिसे मैंने 5 साल पहले खो दिया था। और ये बच्ची मेरी आभा है। ये आपकी असली बेटी नहीं है, न मैं अपनी आभा को पहचान सकती हूँ। लेकिन कृपा मानने को तैयार नहीं थी कि आद्या का असली नाम आभा था और वो नंदिनी की बेटी थी। लेकिन फिर नंदिनी के अपने गले से एक लटकन का आधा टुकड़ा दिखाया और बोली, आधा मेरी बेटी के पास है। और कृपा जानती थी वो सच बोल रही है क्योंकि उसने वो लटकन देखा था आभा के गले में। कृपा ने इस पर सवाल उठाया लेकिन वह जानती थी कि यह लटकन किसी राजघराने का प्रतीक है। अब दोनों परिवारों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। कंचन राज्य में आभा आद्या को लेकर तनाव बढ़ गया था। नंदिनी और मानिक का दावा था कि आद्या उनकी बेटी आभा है, जबकि कृपा उसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर रही थी। कृपा ने नंदिनी और मानिक से कहा, मैं समझ सकती हूँ कि आप अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये बच्ची अब मेरी बेटी है। मैंने इसे अपनी जान से बढ़कर पाला है। नंदिनी ने उत्तर दिया, आपकी ममता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये हमारी बेटी है। हम इसे जन्म से ही ढूंढ रहे हैं। कृपा और राजा कंचन ने सुझाव दिया कि इस मामले को शांतिपूर्वक हल किया जाए। उन्होंने दोनों पक्षों से सबूत मांगे। आभा के गले में लटकन पर बने प्रतीक की जांच के लिए एक पुराने राजविद को बुलाया गया। उसने बताया, ये प्रतीक शिवाय राज्य के शाही परिवार का है, ये किसी और का नहीं हो सकता। कृपा को इस बात का एहसास हुआ कि आद्या सच में नंदिनी और मानिक की बेटी हो सकती है। नंदिनी ने धीरे धीरे आभा आद्या से बात करना शुरू किया। वह उसके साथ समय बिताने लगी और उसे बचपन की छोटी छोटी बातें याद दिलाने की कोशिश करने लगी। आभा के भीतर धीरे धीरे कुछ पुरानी यादें जागने लगीं। उसने कुछ सपने देखे जिसमें नंदिनी और मानिक का चेहरा साफ था। इस दौरान कृपा एक बड़ी दुविधा में थी। उसने आभा को एक माँ की तरह पाला था। उसे अपनी ममता और आभा के असली परिवार के बीच फैसला करना था। एक रात उसने राजा कंचन से कहा, अगर यह बच्ची उनकी है तो हमें उसे वापस करना होगा। ममता सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं होती, यह उस इंसान की भलाई के लिए होती है जिसे हम प्यार करते हैं। कृपा ने भारी मन से आभा को नंदिनी और मानिक को सौंप दिया। उसने आभा से कहा, तुम्हारे असली माता पिता तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। आभा ने कृपा को गले लगाते हुए कहा, आप भी मेरी माँ हैं। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी।
नंदिनी, मानिक और आभा के बीच वर्षों की दूरियां अब मिट चुकी थीं। आभा ने धीरे धीरे अपने परिवार को अपनाना शुरू कर दिया। नंदिनी ने कृपा को वचन दिया कि आभा कभी उनसे दूर नहीं होगी। उन्होंने कृपा और राजा कंचन को शिवाय राज्य आने का न्योता दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वही साधु जिसने पहले आद्या के बारे में भविष्यवाणी की थी, एक बार फिर सामने आया। उसने नंदिनी से कहा, तुम्हारा संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारे परिवार के लिए अभी और भी चुनौतियां बाकी हैं। आभा को बचा लिया गया है, लेकिन अब उसे तुम्हारी रक्षा करनी होगी। उसकी किस्मत में एक बड़ा युद्ध लिखा है जो पूरे साम्राज्य का भविष्य तय करेगा। शिवाय राज्य में नई शुरुआत। आभा अब 6 वर्षीय के नंदिनी और मानिक के साथ लौटने के बाद शिवाय का राजमहल फिर से खुशियों से भर गया। वर्षों बाद परिवार एक साथ था, लेकिन साधु की भविष्यवाणी ने नंदिनी और मानिक को बेचैन कर दिया। साधु ने कहा था, आभा का भविष्य एक बड़े युद्ध से जुड़ा है। वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं बल्कि इस साम्राज्य की रक्षक बनेगी। लेकिन उसके लिए आपको उसे तैयार करना होगा। उसे अपनी शक्ति और उसके पीछे छिपे रहस्यों को समझना होगा। साधु की यह बात सुनकर मानिक ने नंदिनी से कहा, हमें आभा को सामान्य जीवन देने के साथ साथ उसकी रक्षा करनी होगी। अगर उसकी किस्मत में इतना बड़ा जिम्मा है तो हमें उसे तैयार करना ही होगा। कंचन राज्य और कृपा का त्याग। कृपा और राजा कंचन आभा को खोने के गम से धीरे धीरे उबर रहे थे। लेकिन कृपा ने अपनी मातृत्व की भावना को कभी नहीं छोड़ा। उसने नंदिनी से वादा लिया कि वह आभा को कभी खुद से दूर नहीं करेगी। नंदिनी ने कृपा को शिवाय में आने का न्योता दिया और कृपा ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। जब कृपा और राजा कंचन पहली बार शिवाय आए तो पूरे राजमहल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आभा ने कृपा को देखकर दौड़कर गले लगाया। ये देखकर नंदिनी को भी संतोष हुआ। उसने महसूस किया कि आभा के जीवन में कृपा की भूमिका हमेशा खास रहेगी। एक रात आभा ने सपना देखा जिसमें उसने एक विशाल चमकते हुए सिंहासन और एक तलवार देखी। जब उसने यह बात नंदिनी को बताई तो नंदिनी चौंक गई। ये वही तलवार थी जिसे शिवाय राज्य के पौराणिक योद्धा ने इस्तेमाल किया था। उस तलवार के बारे में कहा जाता था कि वह सिर्फ उस व्यक्ति के हाथ में सक्रिय होती है जो राज्य का असली रक्षक हो। साधु ने ये सुनकर पुष्टि की कि आभा के सपने उसकी असली शक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। उसने कहा, तलवार आभा का भाग्य है, लेकिन उसके लिए उसे अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना होगा। वह कोई साधारण राजकुमारी नहीं है। उसे तैयार करना तुम्हारा कर्तव्य है। नंदिनी और मानिक ने आभा को एक गुरुकुल में विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजने का निर्णय लिया। लेकिन इससे पहले उन्होंने उसे राज्य के सभी हिस्सों का भ्रमण कराया ताकि वह अपने लोगों को समझ सके। राज्य की गुप्त साजिश। शिवाय और क्वासर की शांति को लेकर सभी खुश थे, लेकिन दोनों राज्यों के दुश्मन अब इसे खत्म करने की योजना बना रहे थे। कंचन राज्य की सीमा पर एक गुप्त संगठन सक्रिय हो चुका था जिसका नेतृत्व एक रहस्यमय शख्स कर रहा था। ये व्यक्ति दिविज का शिष्य था जिसने दिविज की मौत के बाद अपनी ताकत बढ़ाई थी। वह दोनों राज्यों को कमजोर करने के लिए गुप्त हमलों की योजना बना रहा था। उसने अपनी शक्तियों से यह जान लिया था कि आभा के पास वह शक्ति है जो उसकी योजनाओं को नष्ट कर सकती है। इसलिए उसने आभा को खत्म करने का प्रण लिया। आभा की यात्रा और संघर्ष। आभा अब 10 साल की हो चुकी थी। वह न केवल तलवार चलाने में निपुण थी बल्कि राजकाज के ज्ञान में भी तेज हो गई थी। लेकिन एक दिन जब वह अपने गुरु के साथ जंगल में अभ्यास कर रही थी, दुश्मनों ने उस पर हमला किया। गुरु ने अपनी जान देकर आभा की रक्षा की। आभा ने अपने ऊपर हुए हमले के बारे में मानिक और नंदिनी को बताया। ये सुनकर नंदिनी के अंदर का डर जाग उठा। उसने मानिक से कहा, अब समय आ गया है कि आभा को उसकी असली जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जाए। महायुद्ध की शुरुआत। उसकी तलवार ने दुश्मनों को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शांति की स्थापना। महायुद्ध के बाद शिवाय, क्वासर और कंचन राज्यों में शांति स्थापित हुई। आभा को अब सिर्फ एक राजकुमारी नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य की रक्षक माना जाने लगा। नंदिनी और मानिक ने अपनी बेटी पर गर्व किया। उन्होंने महसूस किया कि आभा का संघर्ष सिर्फ उनका नहीं था बल्कि पूरे राज्य का था।
कृपा भी इस जीत से खुश थी और उसने आभा को आशीर्वाद दिया। कहानी को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि कैसे परिवार फिर से जुड़ता है और नई चुनौतियों और जीवन के साथ तालमेल बैठाता है। 5 साल बाद का जीवन। आभा अब अपनी असली पहचान और माता पिता के साथ शिवाय राज्य में वापस आ चुकी थी। कृपा और राजा कंचन के प्रति उसका गहरा लगाव अभी भी बरकरार था। नंदिनी ने सुनिश्चित किया कि आभा और कृपा का रिश्ता भी बना रहे। कृपा और राजा कंचन अक्सर शिवाय महल में आते और दोनों परिवारों के बीच एक गहरी दोस्ती विकसित हो गई। नंदिनी और मानिक ने आभा के साथ बिताए हर पल को संजोया। मानिक जो पहले अपनी जिम्मेदारियों में उलझा रहता था अब आभा और नंदिनी के साथ अधिक समय बिताने लगा। आभा भी अपने माता पिता के साथ नए बंधन बनाने लगी और अपने भाई बहनों कार्तिक और अन्य राजकुमारियों के साथ समय बिताने लगी। नई शुरुआत। समर्थ और शिवानी ने क्वासर राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके बेटे कार्तिक अब एक साहसी और बुद्धिमान राजकुमार बन चुके थे। आभा और कार्तिक के बीच एक विशेष रिश्ता था। दोनों साथ में पढ़ाई करते, खेलते और महल के चारों ओर अपनी छोटी छोटी खोजबीन करते। नंदिनी ने शिवाय और क्वासर राज्यों के बीच नई नीतियां बनाई जिससे दोनों राज्य मजबूत और एकजुट हो गए। मानिक और समर्थ अब साथ मिलकर दोनों राज्यों का भविष्य सुरक्षित करने की योजना बना रहे थे। आभा की नई शिक्षा। आभा के गले में लटकन अभी भी उसके अतीत की याद दिलाता था। नंदिनी ने आभा को उसकी पहचान और उसकी जिम्मेदारियों के बारे में समझाना शुरू किया। आभा को ये सिखाया गया कि वह न केवल शिवाय की राजकुमारी है बल्कि उसकी पहचान उससे कहीं अधिक बड़ी है। आभा ने जल्द ही अपनी पढ़ाई और कला में रुचि दिखाई। वह संगीत और चित्रकला में निपुण होने लगी। नंदिनी ने महसूस किया कि आभा का स्वभाव बहुत शांत और संवेदनशील है लेकिन उसमें नेतृत्व करने की काबिलियत भी थी। परिवार का विस्तार। समय के साथ नंदिनी और मानिक ने फैसला किया कि आभा को उसकी पुरानी जिंदगी की कमी महसूस न हो, इसलिए उन्होंने उसे नई यादें बनाने के लिए अवसर दिए। परिवार ने कई यात्राएं की। उन्होंने आसपास के राज्यों का दौरा किया और आभा को नई संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित कराया। इस दौरान शिवानी ने नंदिनी को बताया कि वह फिर से मां बनने वाली है। ये खबर नंदिनी और मानिक के लिए भी खुशी लेकर आए। परिवार में ये जश्न मनाने का समय था। कृपा और आभा का रिश्ता। कृपा ने आभा को हमेशा अपनी बेटी की तरह माना। हर त्योहार पर वह कंचन राज्य में जाती या कृपा और राजा कंचन शिवाय महल में आते। आभा ने अपनी दो माँओं के बीच एक गहरा संतुलन बनाया। एक दिन कृपा ने आभा को अपनी गोद में लेकर कहा, तुम्हारा जन्म भले ही नंदिनी के पास हुआ हो लेकिन तुमने मुझे भी माँ बनने का सुख दिया। मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर हो तुम। आभा ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, आप हमेशा मेरी माँ रहेंगी। आने वाले वर्षों में आभा अब एक किशोरी बन चुकी थी। वह अपने राज्य की जिम्मेदारियां समझने लगी थी और नंदिनी से हर छोटी बड़ी चीज सीखती थी। मानिक ने महसूस किया कि आभा को उसकी रुचियों और प्रतिभाओं के अनुसार प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एक दिन नंदिनी ने आभा को कहा, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे साथ हमारा राज्य भी उज्जवल होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपना दिल साफ रखना है। तुम्हारी खुशी ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। आभा मुस्कुराए और कहा, मैं आप सबको कभी निराश नहीं करूंगी। नई पीढ़ी का भविष्य। समय के साथ शिवाय और क्वासर दोनों राज्य एक स्वर्ण युग में प्रवेश कर गए। आभा, कार्तिक और उनके साथियों ने नई पीढ़ी के रूप में राज्यों को मजबूत किया। मानिक, नंदिनी, समर्थ और शिवानी ने अपने अनुभव और ज्ञान से नई पीढ़ी को तैयार किया। कहानी का यह अध्याय शांति और खुशी का प्रतीक था। आभा ने अपने माता पिता के साथ बिताए हर पल को एक नई शुरुआत माना। परिवार ने महसूस किया कि उन्होंने जो खोया था उसे उन्होंने एक बार फिर से हासिल कर लिया। चैप्टर 65। आभा की शुरुआत। काफी साल निकल गए और क्वासर और शिवाय दोनों देश खुशी से जीवन बिता रहे थे। सब खुश थे कि उन्हें एक ऐसा राजा मिला है जो सच में उनकी रक्षा करता है और उन्हें अपना मानता है, उनके हित में काम करता है। दोनों भाई दोनों देशों को अपने पूरे दिल से संभल रहे थे। आभा अब 16 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी परवरिश ने उसे एक बुद्धिमान, साहसी और दयालु राजकुमारी बना दिया था।
शिवाय राज्य की प्रजा उसे सूर्यपुत्री कहने लगी थी क्योंकि उसकी मौजूदगी सभी को शक्ति और उजाला देती थी। वो पूरे परिवार की लाडली थी। उसका एक छोटा भाई भी था जो नंदिनी और मानिक का दूसरा बच्चा था। आर्यन शिवानी के बेटे का नाम था। आभा और आर्यन एक दूसरे के बहुत करीब थे। जब आभा कई साल पहले महल वापस लौटकर आई थी तो आर्यन ने उसकी रक्षा करने की कसम खाई थी क्योंकि वो उसका बड़ा भाई है। और आभा उसकी बात सुनकर जोर से हंसी थी क्योंकि उस वक्त वो आभा से लंबाई में कम था। लेकिन अब वो उससे काफी लंबा हो गया। वो आगे चलकर क्वासर का राजा बनेगा। वो बहुत अच्छा योद्धा बनेगा। आभा अब 16 साल की है। उसका काले घने लंबे बाल है जो उसे बहुत अब ज्यादा पसंद है। वो उनकी देखभाल नहीं करती लेकिन वो हमेशा सुंदर लगता है। उसकी लंबाई 59 थी जो लड़कियों के हिसाब से ज्यादा थी। उसके माता पिता की लाडली थी। नंदिनी आभा को बहुत चाहती थी क्योंकि वो उसे अपने मारवी होने का आभास करती थी। आभा कभी ज्यादा नहीं बोलती थी और तमीज से रहती थी। वो एक होशियार लड़की थी जिस वजह से उसके पिता उससे परेशान करते थे कि वो अपनी मां पर गई है। लेकिन इन सब खुश चीजों के बाद कुछ ऐसा भी था जो उसे रातों में सोने नहीं देता था। बचपन से ही। हालांकि एक गहरा रहस्य अभी भी उसके चारों ओर मंडरा रहा था, वह रहस्य जो उसके सपनों में तलवार, सिंहासन और एक अनजान युद्ध के रूप में बार बार आता था। लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी इसलिए उसे भूल जाती थी। लेकिन अचानक एक दिन वही साधु शिवाय महल में फिर से आया जिन्होंने बताया था कि आभा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा युद्ध लिखा था। इस बार वह बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था। उसका स्वागत किया गया लेकिन वो महल के अंदर नहीं आया और बाहर से कुछ बातें कही। उसने राजा मानिक और रानी नंदिनी को बताया, समय आ गया है। आभा की किस्मत उसे उसकी असली चुनौती की ओर ले जा रही है। ये सिर्फ एक राजकुमारी की कहानी नहीं है बल्कि एक योद्धा की गाथा है। उसे अरण्यधाम की यात्रा करनी होगी जहां उसे अपने पूर्वजों का ज्ञान और अपनी शक्ति का मूल समझने का मौका मिलेगा। याद रहे, मानिक के पूर्वजों की नहीं, नंदिनी के पूर्वजों की, क्योंकि वो अपने समय में बहुत बड़े योद्धा थे। नंदिनी और मानिक दोनों चिंता में पड़ गए। नंदिनी ने पूछा, लेकिन क्या आभा तैयार है? वह अभी सिर्फ 16 साल की है। हम उसे कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए भेज सकते हैं? साधु ने कहा, आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। अगर वह नहीं जाएगी तो पूरा साम्राज्य अंधेरे में डूब जाएगा। जब नंदिनी ने यह बात आभा को बताई तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दी। माँ, अगर यह मेरे कर्तव्य का हिस्सा है तो मैं इसे निभाने के लिए तैयार हूँ। आपने और पिता ने मुझे हमेशा साहसी और दृढ़ रहना सिखाया है। मैं पीछे नहीं हटूंगी। नंदिनी, लेकिन आभा, तुम्हें सोचना चाहिए, तुम अभी सिर्फ 16 की हो और ये जोखिम का काम है। तुम्हारे पिता नहीं चाहते कि तुम हमारी वजह से कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे। माँ, आप चिंता मत करिए। और मैं 16 की हूँ लेकिन आप मुझसे भी छोटी थी तब आपने शिवाय में इतना बड़ा व्यापार चालू किया था बिना किसी की मदद के। इतना हिम्मत वाला आपने ही मुझे बनाया है। अब आप ऐसे कहेंगी तो मैं अपनी हिम्मत किससे लूंगी? और आप बस अभिमन्यु का ख्याल रखिएगा। अब जब तुमने ये कहा है तो मैं मन नहीं करूंगी, लेकिन बेटा अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना और वापस घर लौटकर आना जरूरी है। किसी खतरे के जानबूझकर मर जाना। जी मां, चिंता मत कीजिए, जैसा पिता जो कहते हैं मैं आपकी बेटी हूँ। आभा ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन आभा अपने गुरु और कुछ भरोसेमंद योद्धाओं के साथ अरण्यधाम की ओर निकल पड़ी। ये यात्रा लंबी और खतरों से भरी थी। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जंगली जानवर, खतरनाक रास्ते और छुपे हुए दुश्मन। लेकिन आभा की सूझबूझ और ताकत ने सभी बाधाओं को पार कर लिया। अरण्यधाम का रहस्य। अरण्यधाम एक प्राचीन स्थान था जहां शिवाय के पहले शासकों ने अपनी शक्तियों और ज्ञान को छुपा रखा था। यहाँ आभा को एक रहस्यमय पुस्तक मिली जिसमें उसे अपने सपनों में देखी गई तलवार और सिंहासन का उल्लेख मिला। उसने जाना कि यह तलवार सिर्फ उसे ही स्वीकार करेगी जो अपने दिल और आत्मा से निडर और सच्चा हो। तलवार प्राप्त करने के लिए आभा को अग्नि परीक्षा से गुजरना था, एक जादुई प्रक्रिया जिसमें उसे अपनी सभी कमजोरियों का सामना करना था।
आभा को उसकी माँ की कही बात याद आ गई कि वो समझकर किसी खतरे की तरफ न जाए, लेकिन अब जब उसने कभी रक्षा और अपनी जिंदगी के बारे में जाने की ठानी है तो वो सब कुछ करेगी जिससे उससे प्यार करने वाले को कुछ न हो। आभा को एक जादुई स्थान में ले जाया गया जहां उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों और भय का सामना किया। उसने देखा कि अगर वह असफल हुई तो उसका पूरा परिवार और राज्य खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन उसकी दृढ़ता और साहस ने उसे यह परीक्षा पास करने में मदद की। आखिरकार तलवार ने उसे अपना स्वामी मान लिया। ये पल न केवल उसकी शक्ति का प्रतीक था बल्कि उसके भविष्य की जिम्मेदारियों का भी। लेकिन उस तलवार को छूते ही अचानक उसके शरीर में कुछ महसूस हुआ जिससे वो वही बेहोश हो गई। सब ये देखकर घबरा हुए और आभा और उस तलवार को एक साथ वापस महल ले गए जिससे वह आभा की देखभाल हो सके। राजमहल में उथल पुथल। जब आभा अपनी यात्रा पर थी शिवाय महल में अराजकता फैल रही थी। दुश्मनों का गुप्त संगठन जिसे कालपाश कहा जाता था धीरे धीरे राज्य में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। राजा मानिक और रानी नंदिनी को यह एहसास हो गया था कि आभा की अनुपस्थिति में उन्हें खुद अपनी प्रजा की रक्षा करनी होगी। उन्होंने कृपा और राजा कंचन से मदद मांगी। ख्वासर अभी युद्ध से थक कर बैठा है तो उनसे मदद मांगना कोई समझदारी नहीं थी। जब समर्थ को पता चला कि करवी का हाथ आभा और आर्यन को अगवा करने का था तो उसका खून खोल गया और उसका अंजाम हुआ एक भयानक युद्ध जिसमें करवी हार गए। कृपा ने अपनी कूटनीति और समझदारी से कालपाश के कई गुप्त ठिकानों का पता लगाने में मदद की। उसने नंदिनी से कहा, हम भले ही अलग राज्यों के हों लेकिन हमारी एक ही जिम्मेदारी है, हमारे बच्चों और हमारी प्रजा की रक्षा करना। आभा मेरी भी बेटी है और मैं उसकी सुरक्षा के लिए सब कुछ करूंगी। आभा जब वापस जंगल से लौटी तो वो बेहोश थी और उसे देखकर सब बहुत चिंता में चले गए। उसके हाथ में अब वह पौराणिक तलवार थी जिसे अग्निवीणा कहा जाता था। उसने देखा कि शिवाय राज्य पहले से अधिक खतरे में है। उसने तुरंत स्थिति को संभालने का निर्णय लिया, लेकिन तलवार छूटे ही वो बेहोश हो गई। नंदिनी ने मानिक, आर्यन और कृपा के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने दुश्मनों के हर ठिकाने पर हमला किया। ये युद्ध न केवल तलवारों और ताकत का था बल्कि बुद्धिमत्ता और रणनीति का भी। नंदिनी ने अपने दिमाग का उपयोग करके दुश्मनों को हराया। कालपाश का नेता जो एक जादुई शक्ति से लैस था ने नंदिनी को सीधे चुनौती दी कि ये लड़ाई अरण्यधाम की तलवार और कालपाश की जादुई शक्तियों के बीच थी। जब नंदिनी ने यह बात सुनी तो उसने सोचा इसे कैसे पता कि अब आभा के पास वो तलवार है, लेकिन वो जब से वापस आए हैं उठी ही नहीं और वो यह इन लोगों से लड़ने आए हैं अपनी बेटी का ख्याल रखने की जगह। जब ये युद्ध खत्म हुआ, जब नंदिनी ने शिवाई को जीत दिलाई बाकी की मदद से, आभा अभी भी नहीं उठी थी। अब नंदिनी को डर लगने लगा था को आभा की जिंदगी में ये अचानक क्या दिक्कत आ गई है। कुछ दिन बाद, राजकुमारी आभा पाव, मैं माफी चाहता हूँ महाराज, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अब और मदद नहीं कर सकता। राजकुमारी पर उपचार का कोई असर नहीं हो रहा है। उसका शरीर ऐसा लगता है तलवार की वजह से जम गया है और ठंड भी उन्हें बहुत परेशान कर रही है। मुझे नहीं पता कि मैं और क्या कहूँ। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम नहीं जानते? तुम राज्य के प्रतिष्ठित वैद्य हो। तुमने पहले भी बहुत से लोगों की जान बचाई है, फिर तुम मेरी बेटी को कैसे नहीं बचा पाए? महाराज, यह मेरी गलती है कि मैं आपकी किसी भी तरह से मदद करने में असमर्थ हूँ। ये स्थिति गंभीर है। राजकुमारी की जान बचाना मुश्किल है। उसका शरीर जमा हुआ था। उसके शरीर ने इतनी ठंड सोख ली है कि उसे निकालना मुश्किल है। आप महाराज, वह भगवान नहीं है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आखिर ये हमारे हाथ में नहीं है। मुझे नहीं पता कि राजकुमारी के उस तलवार को पकड़ने से ही ऐसा कैसे हुआ। ऐसा होने से तलवार का क्या मतलब है? इस बात ने हम सभी को बहुत परेशान कर दिया है। अभी सिर्फ हमें नंदिनी के जागने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने भौहें सिकुड़ी, काफी समय से मैं ये सब फुसफुसाहटें सुन रही हूँ। क्या हो रहा है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं वही तभी अपना काम कर रही थी, फिर भी आसपास क्या हो रहा है। जब मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की तो मेरे माथे में दर्द होने लगा।
मैंने अपनी पलकें जबरदस्ती खोली और रोशनी को एडजस्ट करने की कोशिश की। आह, वह अपनी आंखें खोल रही है, एक ऊंची आवाज मेरे कान में गूंजी। कौन इस तरह चिल्ला रहा है? मैंने अपना सिर घुमाया और एक महिला का हैरान चेहरा देखा। उसका रंग गोरा था और बाल काले और धुंधले थे। उनके चेहरे पर एक सुंदर आकृति थी। वह मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। क्या एक आदमी की आवाज उसके पीछे आई। फिर एक और चेहरा नजर आया। उनका चेहरा मुड़ गया। आप क्या देख रहे हो? मैंने उनकी गहरी निगाहों से थोड़ा परेशान होकर पूछा। राजकुमारी, आप जाग गई हो? उसका मुड़ा हुआ चेहरा आश्चर्य में बदल गया और फिर जोर से चिल्लाया। वह अचानक पलटा और पीछे देखने लगा। मैंने उसकी निगाह का पीछा किया तो पाया कि वहां दो और लोग थे। महाराज, ये सौभाग्य की बात है। राजकुमारी को अंततः होश आ गया है। वह मैंने देखा कि महिला हौंफने लगी। उसकी आंखें मेरी ओर सिकुड़ गईं और उनमें आंसू आ गए, जबकि पुरुष आश्चर्यचकित दिख रहा था। फिर भी उसके चेहरे पर तुरंत बड़ी राहत दिखी। मेरी राजकुमारी, तुम जाग रही हो? उसने आदमी को एक तरफ धकेल दिया और फिर मेरी तरफ बढ़ा। वह बड़े दिख रहे थे, फिर भी उसका चेहरा अभी भी वीरतापूर्ण था। मैंने उठने की कोशिश की और मेरा सिर घूमने लगा। नहीं, कोशिश मत करो, वहीं लेट जाओ और आराम करो, वह मेरे पास थे। तुम्हें उचित आराम की जरूरत है। उनकी आंखों में ऐसी भावनाएं चमक रही थी जिसने मेरे दिल को पिघला दिया। कैसे? पिताजी, मैंने फुसफुसाया। मैं यहाँ हूँ। वह मुस्कुराया। मैं चिंतित था जब वैद्य ने कहा कि वह आपको नहीं बचा सकता। आपने अपने कार्यों से मुझे लगभग बहुत दुख पहुंचाया। उसने आह भरी। मैं इस तरह के कदमों की फिर से सराहना नहीं करूंगा। क्या आप समझती हैं आप महल में ही रहेंगी? आप आज के बाद बाहर एक कदम भी नहीं रखेंगे? उसने सख्ती से कहा। महाराज, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। जब मैंने आपसे कहा था कि कोई गलत फैसला जल्दबाजी में मत लेना, फिर भी तुमने वो तलवार वहां से निकल ली। तुम उसे 25 की होने से पहले नहीं छू सकती, आगे बढ़ी हुई महिला ने कहा। उसके चेहरे पर कोमल मुस्कान थी। वह मेरी माँ है। महारानी नंदिनी को बहुत सुंदर है और उनके चेहरे पर एक सुंदर आकृति भी है। बिल्कुल, इसलिए मैं उसकी बाहर जाने की आज़ादी छीन रहा हूँ। मुझे तारे पंख बांधने होंगे, पिता शिवाय के महान राजा ने कहा। उन्होंने मेरी माँ की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराए। मुझे स्वीकार है पिताजी, मैंने कहा। इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाते, दोनों ने मुझे आश्चर्य से देखा। राजकुमारी, माँ ने कहा, मैंने जो गलतियां की हैं उनके लिए मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए पिताजी और माँ। आपने हमेशा मेरा भला चाहा है, फिर भी मैं हमेशा इतना विचारहीन रही हूं। मैं हर चीज के लिए माफी मांगती हूं। मैंने अपना सिर झुका लिया। मेरे अचानक कबूलनामे पर पिताजी आश्चर्यचकित दिखे, फिर भी उन्होंने अपना सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि इस बार आप सबक सीखेंगे। मैं जो कर रहा हूं वह आपके लिए अच्छा है। आपको सबक के पीछे का मकसद समझना चाहिए। हाँ पिताजी, मैंने सिर हिलाया। अब आराम करो, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। मुझे अब जाना होगा। वह उठकर जाने के लिए मुड़े, लेकिन माँ वहीं बैठी थी। कृपया आपका दिन शुभ हो पिताजी, मैंने कहा और वह फिर से आश्चर्यचकित दिखे। उन्होंने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और फिर चले गए। मेरी माँ मेरी तरफ खुशी से देख रही थी। मैं बहुत देर तक उनकी तरफ देखती रही। कितनी प्यारी औरत है। वह अपनी बातों से मुझे नीचे अच्छा महसूस करना चाहती थी, लेकिन वह मुझे क्या समझती है। राजकुमारी, कृपया ये दवा पी लो। पहले वाली महिला ने एक छोटा कटोरा मेरे होठों के पास ला कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। गहरे हरे रंग की दवाई हमेशा मुझे हर चीज उल्टी करवाती थी। इसकी गंध अजीब थी। मेरा चेहरा असंतोष से मुड़ गया। यह क्या बकवास है? ये सब क्या है? इसकी तो पहले से ही बहुत बुरी गंध आ रही है। तुम चाहती हो कि मैं इसे पीऊं? मैंने उस महिला की ओर देखते हुए भौहें सिकुड़ी। वह घबराई हुई लग रही थी। राजकुमारी, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आपके शरीर में बची हुई सर्दी को दूर करने के लिए आपको ये दवा पीने की जरूरत है। अन्यथा भविष्य में इसका असर आपके शरीर पर पड़ेगा। उसने समझाने की कोशिश की। महान राजकुमारी, वह मेरी सहायक है और हर समय मेरे साथ काम करती रही है। ये दवा किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती।
महामहिम चाहते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाए। वैद्य मुस्कुराया। जब वह मुस्कुराता तो उसका बूढ़ा चेहरा और भी झुर्रीदार हो जाता और उसका भाव और भी अजीब हो जाता। ठीक है, आपको इस तरह से मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, ये दवा से कहीं ज्यादा भयानक है। मैंने अपनी आंखें घुमाई और एक घूंट में दवा पीने से पहले कटोरा पकड़ लिया। स्वाद कड़वा था लेकिन संभालने लायक था। मैं इसके लिए आभारी हूँ। मैंने कटोरा उस लड़की पर फेंका जिसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने कटोरा सुरक्षित रूप से पकड़ने की कोशिश की। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।